ये आपके साथ कौन है? अपने शोहर के साथ दुल्हन के रूप में लड़की को देखकर अबरीश का दिल जोर से धड़का था। तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। मजीद मैं तुम्हारे साथ अपने ताल्लुकात को नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखना और इसे लाइक भी और कमेंट भी किया करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब भी कर लें। शहरियार ये सब कहते निमल का हाथ थान थे इसे कमरे में ले जा चुका था, जबकि अबरीश वही खड़ी कपकपाते वजूद के साथ इन दोनों की पुश्त को जाता हुआ देख रही थी। वो इस बदनसीब शख्स को क्या बताती कि जिस खुशी के लिए वो इतने साल तड़प रहा था आज खुदा ने उसकी सुन ली थी। लेकिन वो शख्स इसकी कोई भी बात सुने बिना इसको तलाक का मुतालबा कर चुका था। रात के दूसरे पहर वो बिना कुछ भी बताए कार निकल चुकी थी और ऑफिस में जॉब करने लगी। अबरीश का बॉस बहुत ही अच्छी मजाज का मालिक था। उसने 9 माह में जब भी अबरीश को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हर बार इसकी मदद की। डिलीवरी के वक्त भी वो अब भी इसको हॉस्पिटल लेकर आया था, जहां अबरीश ने एक बेटी और एक बेटी को जन्म दिया। यार कैसे तुम इस 2 बच्चों को पालोगी? मेरा ख्याल है तुम दूसरी शादी कर लो जो तुम्हारे बच्चों की परवरिश भी कर सके, या तुम किसी ऐसे को बच्चे दे दो जिसको इनकी जरूरत है और इसके बदले वो तुम्हें माला माल कर देंगे। अबरीश की याद खुशी की कोई इंतहा ना थी। आज वो बे इंतहा खुश थी। अबरीश और शहरियार की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में इन्हें यह खुशी नसीब नहीं हुई थी। इन 5 सालों के बाद आज इसे जो खुशी मिली थी वो अपनी खुशी का इकरार नहीं कर पा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शहरियार के सामने कैसे अपनी खुशी को बयान करे। अबरीश शहरियार के ऑफिस आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही दरवाजे पर बेल हुई तो अबरीश ने दरवाजा खोला। सामने जो इसने मंजर देखा वो किसी क्यामत से कम ना था, क्योंकि शहरियार के साथ एक लड़की हाथ में हाथ डाली अरूसी लिबास में मौजूद थी। शहरियार, इसके कपकपाते लबों से बस इतना ही नाम निकला। अबरीश, इससे मिलो, यह है निमल। शहरियार ने निमल की तरफ इशारा करते हुए इसका तारफ करवाया, जो अब भी नजरें नीचे झुकाए खड़ी थी। निमल, ये कौन है? वो फिर से लरजते वजूद के साथ सवालिया नजरों से शहरियार की तरफ देखने लगी। अबरीश से मैंने निकाह कर लिया है, ये मेरी बीवी है। चंद लम्हों के लिए वो अपनी जगह साथ रहेगी। अबरीश को ऐसा लगा जैसे इसने इसे सुनने में कोई गलतफहमी हो गई हो। जमीन इसकी आंखों के सामने घूमती हुई महसूस हो रही थी। अगले ही लम्हे खुद को संभालते हुए बोली, लेकिन आपने दूसरी शादी क्यों की? वरना आंखों से शहरियार की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे अब मेरा वारिस चाहिए। इतने साल गुजरने के बावजूद भी तुम मुझे ये खुशी नहीं दे सकी, तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। मजीद मैं तुम्हारे साथ अपने ताल्लुकात को नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे दूंगा। लेकिन शहरियार, मेरी बात तो सुनो। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो इसको इग्नोर करते निमल का हाथ थामते इसे कमरे में ले जा चुका था, जबकि अबरीश वही खड़ी कपकपाते वजूद के साथ इन दोनों की पुश्त को जाता हुआ देख रही थी। वो इस बदनसीब शख्स को क्या बताती कि जिस खुशी के लिए वो इतने साल से तड़प रहा था आज खुदा ने उसकी सुन ली थी। लेकिन वो शख्स इसकी कोई भी बात सुने बिना इसको इसको तलाक का मुतालबा कर चुका था। अब इसको बात बताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो इसकी जगह किसी और को ला चुका था। अब रीस को ऐसे लग रहा था जैसे इसकी टांगों में जान ही ना हो। रात के दूसरे पहर वो बिना कुछ भी बताए घर से निकल चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी और इसके बच्ची की यहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए वो बिना शहरियार को बताए जा चुकी थी। इस वक्त इसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि जिस घर में खुशियां लाने के लिए इसने 5 साल अपनी जिंदगी बर्बाद की, इस घर ने इसे पल में ही पराया कर दिया था। आखिरी बार इसने नम आंखों से इस घर को देखा जिसने इसकी खुशियों को जलाकर राख कर दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अपनी दोस्त के घर रहकर कई दिन इसने नौकरी तलाश करने की कोशिश की, इसे कहीं भी कोई नौकरी ना मिली, क्योंकि किसी काम में इसे कोई तजर्बा नहीं था। काफी दिनों के बाद एक छोटे से ऑफिस में इसे जॉब मिल गई। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसे काम में काफी तजर्बा हो चुका था। सुबह से शाम तक वो दिल लगाकर काम करने लगी।
तनख्वाह इतनी ज्यादा ना थी, लेकिन इसका गुजारा हो जाता था। कभी जब इसको पैसों की जरूरत पड़ती तो वो अपने बॉस से कहती, तो वो बिना कोई सवाल जवाब किए इसको पैसे दे देता। अबरीश की जिंदगी पुरस्कून तरीके से गुजरने लगी। ऑफिस के नजदीक ही छोटा सा घर रेंट पर ले लिया था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। अब इसे 9वां माह लग चुका था, लेकिन एक दिन भी इसने ऑफिस से छुट्टी ना की। आज भी मामूल के मुताबिक ऑफिस में आई थी कि अचानक इसकी तबीयत खराब होने लगी। अभी वो गिनने ही लगी थी कि इसने टेबल का सहारा लेते तेज तेज सांस लेना शुरू कर दिया। अचानक ऑफिस में दाखिल होते इसके बॉस सिकंदर की नजर पड़ी, तो वो तेजी से इसके करीब आता पूछने लगा, बेटा क्या हुआ? वो हंडाल होती जा रही वो हंडाल होती हुई अबरीश की तरफ देख रहा था, लेकिन अबरीश कुछ भी जवाब देने की हालत में मौजूद ना थी। इसकी हालत गैर होती जा रही थी। अबरीश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, तो वो जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म देने लगा। कुछ ही देर तक वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अबरीश को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर रूम से बाहर आई, तो इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। डॉक्टर को अपनी तरफ आता देखकर सिकंदर साहब जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए। डॉक्टर, अबरीश बेटी कैसी है? मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक ने इन्हें एक बेटा और एक बेटी से नवाजा है। सिकंदर साहब की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अबरीश इसे अपनी बेटी की तरह अजीज थी। दूसरी तरफ अबरीश को जब होश आया, तो दोनों बच्चों को देखकर इसे ऐसे लगा जैसे वो दुनिया का हर गम भूल चुकी हो। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि तूफान तो अभी आना बाकी है, जिसका इसे सामना करना था। ये मंजर खान इंडस्ट्री की आलीशान ऑफिस का था। यहाँ की ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें तरक्की का मुंह बोला सबूत थी। इस वक्त भी खान इंडस्ट्री में मीटिंग का समा था, जहाँ हर कोई अपने काम में मसरूफ था। वो वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में मौजूद, हाथों को तेज तेज लैपटॉप पर चलाते मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो तकरीबन 50 साल नबील खान, जिसने इतनी उम्र में अपने काम की महारत की वजह से मंजिल की ऊंचाइयों को छू लिया था। मीटिंग में आए सब खामोशी से नबील खान की बातें सुन रहे थे। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो मीटिंग के दौरान कोई बात कर सके, लेकिन इन्हें सिर्फ एक बात का दुख था, क्योंकि इनका बेटा इनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था, और आज भी वो अपनी ही मन मर्जी का मालिक था। उन्होंने कई बार अपने बेटे हारिस खान को इनके साथ ऑफिस में काम करने को कहा, लेकिन हर बार हारिस ने इनकी बात को टाल दिया। लेकिन अब वो फैसला कर चुके थे कि इन्हें क्या करना है, जिसके लिए वो पुख्ता इरादा कर चुके थे। शाम को जब वो घर लौटे तो उन्होंने हारिस को अपने रूम में बुलाया। हारिस, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब तो मेरी उम्र काफी हो चुकी है। कई बार मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी जगह तुम ऑफिस में काम को देखो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात ना सुनी। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तमाम प्रॉपर्टी गरीबों में तकसीम कर दूंगा, ताकि मैं पुरस्कून होकर इस दुनिया से जा सकूं। हारिस को अपने बाप की बात सुनकर ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके सर पर बम फोड़ दिया हो। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना आपका इकलौता बेटा, तो आप ये सारी जायदाद गरीबों में क्यों तकसीम कर रहे हैं? इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हारिस, तुम किस हक की बात कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया कि तुमने मेरी एक बात ना सुनी और अपनी किसी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। वो बेजार सी होते अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगे, तो बाबा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप खुश हो जाए और आपको एहसास हो जाए कि मैं जिम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ? तो बेटा, सबसे पहले तुम शादी करो और अपनी जिम्मेदारी उठाकर दिखाओ। जब तक तुम पहले एक अच्छे बेटे और फिर एक शौहर, उसके बाद एक जिम्मेदार बाप साबित नहीं होते, तब तक मैं तुम्हें अपनी जायदाद से एक फूटी कोरी नहीं दूंगा। ये मेरी बात पत्थर की लकीर है। वो अपने बेटे को साफ अल्फाज में जवाब देते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बाबा, ये कैसी बेहुदा शर्त है? वो जल्दी से अपने बाबा के मुकाबल आते हुए कहने लगा। हाँ, तो मैं ठीक कह रहा हूँ। जब तक तुम ये तीनों जिम्मेदारियां पूरी नहीं करोगे, तब तक मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि तुम मेरे बाद तमाम प्रॉपर्टी को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। वो गुस्से से कमरे से तो निकल चुका था। अब वो अपने कमरे में आकर इधर उधर चक्कर लगाते जा रहा था।
इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बाबा को कैसे साबित करे, क्योंकि जायदाद भी इसके हाथ से निकलते जा रही थी। प्लीज़ प्लीज़ नावल को पूरा पढ़ना और प्लीज़ इसे लाइक करना। था कि इतनी जल्दी कोई लड़की कैसे मानेगी जो इस शादी के लिए मान जाए। इसने अपने एक दोस्त को कॉल की और अपनी सारी सूरत हाल इसको बताई। तो इसके दोस्त ने इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने को कहा कि किसी ऐसी लड़की से कॉन्ट्रैक्ट कर लो जिसे शादी में कोई इंटरेस्ट ना हो, और जायदाद तुम्हारे नाम होते ही वो पैसे लेकर तुम्हें छोड़ जाए। अगले दिन नबील खान हारस के पास आए और कहने लगे, तुमने कोई फैसला किया या मैं अपनी बात पर कायल हूँ? कुछ देर सोचने समझने के बाद इसने अपने दोस्त की रात वाली बात जहन में आने लगी, तो वो जड़ से बोल पड़ा, बाबा, मैं वही आपको बताने आ रहा था कि मुझे एक लड़की बहुत ही पसंद है और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिए। लेकिन मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि शायद आप हम दोनों की शादी के लिए राजी ना हो। इसलिए मैंने ये बात छुपाई। हारस की बात सुनकर नबील साहब को तो झटका सा लगा। इसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि हारस इसके साथ इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। चंद पल के लिए कमरे में गहरा सन्नाटा छा चुका था और फिर खामोशी को तोड़ते हुए नबील साहब बोले, कब की तुमने इस लड़की से शादी, और वो लड़की कौन है? अब मजीद बात को काबू करने के लिए एक और झूठ का सहारा लेने लगा। बाबा, 1 साल पहले हम दोनों ने शादी की थी और वो लड़की मुझे ट्रिप पर मिली थी। और सबसे खुशी की बात, बाबा आपको बताऊं, आप दादा बनने वाले हैं बहुत जल्द। इस घर में वारस आएगा। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था कि ऐसे लग रहा था कि इसका बाप जरूर इस लड़की को छोड़ने का हुक्म देगा, क्योंकि इस तरह की लड़की को नबील खान कभी भी अपने खानदान में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ऐन इसके सोचने के मुताबिक उल्ट हुआ। इसके बाबा ने हारिस को इस लड़की को गल लाने को कहा। ये हारिस के लिए एक हैरान कौन झटका था, क्योंकि हारिस इस जायदाद के लिए इतना झूठ तो बोल चुका था। अब लड़की लेकर आना, वो भी जो माँ बनने वाली हो, इतने जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? अब जायदाद की तलवार तो वक्ती तौर पर इसकी गर्दन से हट चुकी थी। अब एक और नई मुसीबत इसका इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ अबरीस अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पा रही थी। जॉब के साथ दोनों बच्चों की देखभाल करना इसके लिए अब काफी मुश्किल हो चुका था। एक दिन किस्मत का कुछ ऐसा करना हुआ कि नबीर साहब ने कुछ काम के लिए हारिस को सिकंदर साहब के ऑफिस भेजा। हारिस भी सिकंदर साहब को जानता था। काफी उठना बैठना था इनका, लेकिन इसे क्या पता था कि आज इसका आना इसकी किस्मत बदल कर रख देगा। जैसे ही वो ऑफिस में आया तो पहले वो काम की बातें करने लगे। इसके बाद हारिस को यूं खामोश देखकर सिकंदर साहब कहने लगे, क्या हुआ हारिस, तुम मुझे परेशान लग रहे हो? वो सवालिया नजरों से हारिस की तरफ देखने लगा, तो हारिस ने बिना हिचकिचाते हुए सारी बात सिकंदर साहब को बता दी, क्योंकि वो भी वक्ती तौर पर कोई सहारा चाहता था जिससे वो अपने दिल की बात कर सके और वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। और ऐसा ही हुआ। सिकंदर साहब ने इसकी बात समझते सबसे पहले सिकंदर साहब के ज़हन में अबरीश का ख्याल आया, क्योंकि इसे भी एक सहारे की जरूरत थी। सिकंदर साहब ने हारिस के सामने तो कोई बात ना की, क्योंकि वो पहले अबरीश से बात करना चाहते थे। ऑफिस से छुट्टी के वक्त सिकंदर साहब ने अबरीश को अपने कैबिन में बुलाया, तो अबरीश को लगा कि शायद इससे कोई काम में कोताही हो गई हो, जिसकी वजह से सिकंदर साहब ने इसे बुलाया। सर, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? अगर आप कहते हैं तो मैं आगे से बच्चों को ऑफिस में नहीं लाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे किसी और मतलब बात करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बात को गौर से सुनना और समझना। मैं जानता हूँ कि दोनों बच्चों के साथ काम करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, और दोनों बच्चों की परवरिश करना, वो भी बिना बाप के, ये एक औरत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। वो ब्रीस की तरफ देखते हुए कहने लगे। उन्होंने एक एक करके सारी बात अबरीश को बताई कि कैसे इसकी दोस्त हारिस ने अपने बाप की जायदाद के लिए झूठ बोला, पर कैसे अब इसी एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो माँ बनने वाली हो या माँ बन चुकी हो। उन्होंने सारी बात खुलकर इसके सामने रख दी, तो अबरीश हैरानगी से सिकंदर साहब को देखने लगी। वो इनसे क्या चाह रहा था? बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाओ, क्योंकि तुम्हें भी एक सहारे की जरूरत है। बिना तुम्हें किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, यह तो 1 साल में तुम देख चुकी हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल होंगे कि वो कैसा होगा, क्या करेगा,
लेकिन बेटा मैं वादा करता हूँ वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, पहले शायद तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन मुझे पता है तुम सब कर लोगी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से अबरीश को समझाते हुए सब कहा, लेकिन बेटा वो कितनी देर इस रिश्ते को रखना चाहता है और कितनी देर कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बता सकता। बाकी इस बारे में तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो। कुछ पल तक अबरीश खामोश रही, लेकिन फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन हारिस सिकंदर साहब के कहने पर ऑफिस में आए तो सिकंदर साहब ने इसे अबरीश से मिलाया और दोनों को कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दिया ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। हारिस ने सब बातें अबरीश को बताई जो वो पहले ही सिकंदर साहब से सुन चुकी थी। सब सच सच बता दिया है। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब तक चाहिए जब तक मेरे बाबा सारी जायदाद मेरे नाम नहीं कर देते, और इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तब तक हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होगा। दुनिया वालों के सामने हम मियाँ बीवी होंगे, लेकिन तब तक हम इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? वो बिना कुछ भी सोचे समझे अपना सवाल रखे, क्योंकि वो बिना निकाह के किसी शख्स के साथ एक कमरे में बिल्कुल नहीं रह सकती थी। हारिस अबरीश की बात सुनकर खामोश रह गया, क्योंकि वो जानता था कि एक इज्जतदार लड़की कभी भी बिना निकाह के किसी गैर मर्द के साथ हरगिज नहीं रहेगी। इसीलिए वो निकाह के लिए मार गया। सिकंदर साहब चंद गवाहों की मौजूदगी में हारिस और अबरीश का निकाह किया गया और सिकंदर साहब की दुआओं के साथ इसे रुखसत किया गया। वो सिकंदर साहब के इस एहसान को नहीं बोल सकती थी। बेशक ये कुछ माँ के लिए ही था, लेकिन ये फैसला गलत भी नहीं था कि इसे अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए एक सहारा मिल चुका था। हारिस इसी और बच्चों को साथ लेकर खान हाउस पहुंच चुका था। इतने बड़े मेहननमा घर को देखकर कुछ पल के लिए तो अबरीश पल के झपकाना ही भूल गई। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर घर में दाखिल हुए। सामने सोफे पर बैठे नबील साहब इन दोनों को देखकर उठ खड़े हुए। ये देखिए बाबा, कुछ दिन पहले ही अल्लाह पाक ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा है। वो दोनों बच्चों को आगे करते हुए कहने लगा। तो नबील साहब ने इन दोनों बच्चों के सर पर प्यार दिया और फिर खामोशी से बैठ गए। कुछ पल के लिए इन तीनों के दरमियान गहरी खामोशी छा गई। फिर नबील साहब खामोशी को तोड़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वह सरसरी सा सवाल पूछने लगे। अबरीश, इसने भी मुख्तसर सा जवाब दिया। और फिर नबील साहब ने अपना अगला सवाल पूछने लगे, तुम लोगों ने अब तक मुझसे ये बात क्यों छुपाई? अंकल, गैर जात की वजह से ना ही हमारे घर वाले मान रहे थे और हारिस को ऐसे लगा कि शायद आप भी शादी के लिए ना माने, इसलिए हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। वो बड़ी ही सफाई से हारिस की बताई गई बात को नबील साहब के सामने रखने लगी। तो नबील साहब खामोश हो गए और बिना कोई मजीद सवाल पूछे वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। लोगों ने पूरा नावल पढ़कर ज़रूर बताना है कि आपको नावल कैसा लगा और निमल और हारिस की जोड़ी आपको कैसी लगी। हारिस अबरीश को अपने कमरे में ले आया। कमरे की हालत गैर आराती थी। हर चीज अपनी जगह से इधर उधर थी। हारिस अलमारी से कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए चला गया, जबकि अबरीश दोनों बच्चों को बेड पर लिटाते पूरे कमरे को साफ करने लगी। जब हारिस फ्रेश होकर बाहर आया तो कमरे की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जो कमरा हर वक्त बिखरा रहता था अबरीश ने कुछ ही पल में इसे बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया था। तुम्हें क्या जरूरत है साफ करने की? मुलाजमीन है ना? वो अबरीश की तरफ देखते हुए कहने लगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब एक साथ रहना है तो आपकी हर काम करना मेरा फर्ज है। अबरीश की बात सुनकर हारिस खामोश हो गया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। अबरीश ने सब जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा रही थी। अब हारिस मामूल के मुताबिक ऑफिस जाने लगा और घर की हर जिम्मेदारी निभाने लगा। नबील साहब तो अपने बेटे के बदलते रूप से बेहद हैरान थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना कहा। सुबह वो ऑफिस जाकर रात को अबरीश के साथ बच्चों को संभालने लगा। इन दोनों का दरमियान काफी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी, लेकिन कभी भी इन दोनों ने अपनी हदूद पार नहीं की। इसी वजह से अबरीश के दिल में हारिस के लिए बेहद एहतराम उभरने लगा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बगैर बिला झिझक के बात कर लेते। दूसरी तरफ शहरियार को अपने किए की सजा मिली। वो लड़की कुछ माता किसके साथ रही और सारे पैसे और जेवरात लेकर फरार हो चुकी थी। शहरियार की तो अब जिंदगी उल्ट हो चुकी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि निमल इसके साथ ऐसा करेगी। इसने निमल को हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन निमल कहीं ना मिली।
अब वो सड़कों पर आ चुका था। अचानक इसके सामने एक न्यूज़पेपर नजर आया जिसमें अबरीश अपने दोनों बच्चों को लिए एक लड़के के साथ खड़ी थी। शहरयार की नजर जब आरिश पर जा ठहरी तो इसने जल्दी से न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा हुआ था कि खान इंडस्ट्री ने अपनी बहू के आने की खुशी में एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी है। ये देखकर शहरयार के तो तन बदन में आग लग गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसे अपने किए पर अफसोस नहीं था, बल्कि अबरीश के इतने अमीर होने पर हैरानगी हुई। अब वो सारी मालूमात हासिल करना चाहता था, जिसके लिए इसने अपने दोस्त को फोन मिलाया और सारी बात पता लगाने को कहा। कुछ ही देर के बाद इसके दोस्त ने बताया कि वो पहले एक ऑफिस में काम करती, तो वो ऑफिस का ड्रेस लेते वहां जा चुका था, लेकिन उसे वहां जाकर भी अबरीश के बारे में कुछ मालूम ना हुआ। लेकिन अब वो पुख्ता इरादा कर चुका था कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो इसका पता लगा कर ही रहेगा। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम सड़क क्रॉस कर रहा था कि इसे सामने दुकान पर खड़ी अबरीश नजर आई। तो वो दौड़ता हुआ अबरीश के नजदीक आया। अबरीश की नजर जब शहरियार पर पड़ी तो वो पहले तो हक्का बक्का रह गई, लेकिन मैंने खुद को नॉर्मल करते हुए वहां से जाने लगी। तो शहरियार अबरीश के मुकाबल खड़ा हुआ। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, जैसे तुम मुझे जानते ही ना हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो फिर से दो कदम अभी आगे ही बढ़ने वाली थी कि पीछे से शहरियार की आवाज पर इसके कदम साख्त होके, अबरीश मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने निमल को छोड़ दिया है। अगर तुम चाहती हो तो मैं हारस के बच्चों को भी अपना नाम दूंगा, लेकिन मैं मजीद अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। शहरियार की बातें सुनकर अबरीश के माथे पर कई बल नमूदार हुए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स इसे वापस अपनी जिंदगी में क्यों शामिल करना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ अब एक भी पल नहीं रह सकती। और वैसे भी जिस दिन आपने मेरी जगह किसी और को दी थी, तब भी मैं आपकी जिंदगी से निकल चुकी थी। अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। तलाक हो चुकी है हमारी। जिस दिन आप साइन कर चुके थे, मैं भी। शहरियार के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो मजीद यहाँ नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो वहां से जा चुकी थी। लेकिन पीछे से शहरियार के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल चुकी थी, क्योंकि इस वक्त इसके दिमाग में जो बड़ा प्लान चल रहा था, इसके तहत वो एक खबर को लीक करके पूरे खान मैंशन की नींव को हलाक कर रख देने वाला था। क्योंकि नबील खान ये सब नहीं जानता था कि अबरीश पहले से शादीशुदा है, इसलिए वो अपनी शैतानी दिमाग को चलाते एक बार फिर से हंसने लगा। वो अबरीश से बदला लेना चाहता था, इसलिए इसे अबरीश में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसे सिर्फ और सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट था। जिस जगह के लिए वो ये सब जिसके लिए वो ये सब कर रहा था, वो चाहता था कि इसे अब क्या करना है। आज खान इंडस्ट्री में खुशियों का समा था, क्योंकि आज सारी प्रॉपर्टी हारस के नाम होने वाली थी, जिसके लिए वकील जिसके लिए वकील भी विल लेकर घर आ चुका था। अभी नबील खान अपना रास्ता सुनाने ही वाले थे कि बाहर शोरगुल की आवाज आने लगी। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड ने इसे अंदर आने नहीं दिया। तभी वो कार्ड्स को धक्का देते घर में दाखिल हुआ, तो सब लोग हैरानगी से शहरियार की तरफ देखने लगे। कौन है आप? नबील साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तो शहरियार ने एक बार अबरीश को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे इसने जो धमाका किया, तो सब हैरानगी से एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, क्योंकि इसे अबरीश से अपने ताल्लुकात की बात सबके सामने रख दी थी। वो जानबूझकर एक एक अल्फाज को बार बार दोहरा रहा था, जिसकी वजह से खान इंडस्ट्री की इज्जत मट्टी में मिल चुकी थी। इसे अब ये भी मालूम हो चुका था कि ये बच्ची हारस के नहीं, बल्कि इसकी अपनी है। आप लोगों ने कैसे इस लड़की पर एतबार कर लिया जो पहले मुझे छोड़ सकती है? वो आप लोगों के साथ क्या वफा निभाएगी? वो जानबूझकर अबरीश की तरफ से जहर उगलने लगा। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे लाउंज में गूंज गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास करने की? हाँ, पहले वो तुम्हारी बीवी रह चुकी होगी, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। इसकी तरफ मैं कोई भी उंगली बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो गुस्से से लाल होते शहरियार को गिरे पान से झंझोड़ते हुए बोला। नबील साहब तो खामोशी से सब बातें सुन रहे थे, लेकिन फिर हारिस अपने बाबा की तरफ आया और सब बातें बताने लगा कि कैसे इसने ये सब किया। लेकिन अब वो अबरीश के साथ अपनी सारे ताल्लुकात कायम रखना चाहता था। इसे इस जायदाद की भी अब कोई जरूरत नहीं थी। हारिस की बात सुनकर नबील साहब कुछ पल के लिए खामोश हुए, लेकिन अब वो भी जानते थे कि हारिस एक जिम्मेदार बाप, बेटा और शोहर बन चुका था।